नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम सीटेट पेपर 1 के मैथ जो कि 29/12/2021 में पूछे गए जितने भी कंटेंट के सवाल हैं उसको हल करेंगे। अब तक का 28 तारीख तक के लिए हमने हल कर चुका है। अगर आप अब तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और देखें कि चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सीटेट के प्रीवियस ईयर के मैथ का प्रत्येक डेट बाय डेट वहाँ पर सोल्यूशन है। तो आप वहाँ से जाएँ और देख लें सारे वीडियो को। तो इस बार का सीटेट आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आइए आज हम देखते हैं इस 29/12/2021 में क्या सब प्रश्न किए गए थे। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन वहाँ पर था। तो यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट इसको लिया है तो क्या कहा गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या ढूंढिए। क्या सब विशेषता दिया हुआ है तो पढ़िए। उसमें 3 अंक हैं। एक संख्या है जिसमें के बारे में कहा गया, यहाँ पर 3 विशेषता दिया गया है, उसमें 3 अंक हैं। वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर जो विशेषता ये क्या है, तो यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जिसमें 2 में दी गई विशेषता है। जो 2 वाली विशेषता है, ऐसी संख्या जो है ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और क्या कहा गया कि इस संख्या के पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर है। अब इसको कैसे बनाएं, तो वहाँ पर हमें शॉर्ट टाइम में बनाना था तो हम ऑप्शन यूज करेंगे इसमें, तो बहुत शॉर्ट टाइम में हम बना पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या कहा, 2, 3 और 7 से विभाजित है। हम या तो 2, 3 से अलग अलग भाग करके देख लेंगे या नहीं तो इसके एलसीएम निकालकर उससे भाग करके हम देख लेंगे, लेकिन 5 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, पहले और आखिरी अंक का जोड़ भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर पहले और आखिरी को जोड़कर बीच वाला पूरा है। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो बीच वाला नहीं पूरेगा, 1 नहीं पूरेगा, ये तो नहीं हुआ। 1, 2, 3, 3 पूर रहा है बीच वाला, 2, 1, 3 ये पूर रहा है, 4, 2, 6 ये पूर रहा है। ये 3 जो है ये यहाँ पर जो पहले और आखिरी को जोड़कर बीच वाला यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ये तो नहीं मिल रहा, ये तो पहले ही छट गया, ये तो पहले ही छट गया। चलिए यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ देखिए कि 2 से कह रहा है विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित होने के लिए आप ही बताइए कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होगा जब वो सम संख्या होगा। जब वह सम संख्या होगा तभी तो वो 2 से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए सम संख्या तो है नहीं, तो ये तो पहले ही छट गया। अब ये भी छट गया कि 2 से विभाजित होने के लिए इसको सम होना पड़ता। अब देखिए सम संख्या यहाँ पर है कहाँ, तो 1, 3, 2, 4, 6, 2, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो है सम संख्या। 3 से विभाजित होने के लिए, अब इस दोनों तो 2 से विभाजित है, ये तो बात तो फाइनली है, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंकों को पहले आप जोड़ ले और देखें कि अगर सारा अंक का जोड़ अगर योगफल जो है वो अगर विभाजित हो रहा है तो 3 से वह अवश्य विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए तो 3, 1, 3, 4, 4, 2, 6 ये तो जोड़ पूरा हो रहा है तो ये विभाजित हो जाएगा। 4, 6, 10, 2, 12 दोनों। अब 7 से विभाजित होने के लिए आप 7 से भाग करके देखिए तो क्या, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एक 7 यहाँ पर 6 बच जाएगा और 62, तो 7 से विभाजित होगा नहीं। 7 6 के 42 और फिर 4 तो 7 6 के 42। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, ये 3 से भी विभाजित हो रहा है और ये 7 से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन कहता है 5 से नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 5 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा, तभी वो संख्या क्या होगा तो 5 से विभाजित हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर 2 है तो ये तो 5 से विभाजित होगा नहीं। बस हमारा आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर ऑप्शन 462 ये जो है ये 2, 3 और 7 से विभाजित होगा लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगा। और इसको भी यहाँ पर देखिए तो पहले और आखिरी अंक का जोड़ जो है बीच वाले अंक का पूरा है, 4, 2, 6 करेंगे तो ये बीच वाला मिल जाएगा। तो सभी तरह के यहाँ पर विशेषता है इस संख्या के पास, तो यही संख्या हो गया डी नंबर ऑप्शन 462। ठीक है, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में मीटर में दिया हुआ है, तो हम किलोमीटर को पहले क्या करें कि मीटर में चेंज करें। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर हो जाएगा, तो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, तो 1000 मीटर के बराबर, इतना ही होता है 1000 मीटर के बराबर। अब इसका कहता है 2/5वां भाग, तो 2/5वां भाग इसका निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम 5 से इसको विभाजित करें तो 5 दूनी में 10, 200 हो जाएगा, और यहाँ से 2 दूनी में 400, तो 400 मीटर इसका 2/5वां भाग हो जाएगा। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग कितना, तो 400 मीटर, जो कहाँ है बी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, बी नंबर ऑप्शन। ठीक, आइए प्रश्न 3 को आप पढ़िए क्या दिया हुआ है। 2, 5, 3, 5, 1 और 3, 2, 5, 5 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। अंकित मान क्या होता है, तो अंकित मान वह संख्या खुद होता है और स्थानीय मान जो इसका स्थान है उससे उसको हम मल्टीपल कर देते हैं तो वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। तो आइए यहाँ पर कहता है जैसे कि 2,
5351। इसमें 5 का अंकित मान और 5 का स्थानीय मान। तो आइए हम यहाँ पर अंकित मान को लिखते हैं, अंकित मान, ठीक। और क्या है तो स्थानीय मान, स्थानीय मान भी हम लिख लेते हैं, स्थानीय मान, ठीक है। अब आप ही बताएं कि इस 5 के लिए अंकित मान क्या होगा। जो इसका अंक है वही तो इसका मान, अंकित मान मतलब अंक का अपना मान, तो 5 का 5। लेकिन इस 5 के लिए स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 के लिए स्थानीय मान देख रहे हैं कि इकाई दाएं यानी 10 के स्थान पे है तो 5 दे है 50, ठीक। अब यहाँ पर इस 5 के लिए फिर अंकित मान क्या होगा, तो अंकित मान तो 5 ही होगा, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पे है तो 5000, क्या होता है 5000 हो गया। अब क्या है दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए तो क्या है 3255। अब इसमें हम 5 के सभी अंकित मान को लिखे तो इस 5 के लिए भी अंकित मान तो 5 ही होगा, इस 5 के लिए भी अंकित मान तो 5 ही होगा, और इस 5 के लिए स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान भी 5, इकाई है तो इकाई है तो 5 ही होगा, ठीक। और इस 5 के लिए फिर स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई दाएं, दाएं है तो 50, ठीक। अब सभी को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 चौके में 20 आ रहा है, और यहाँ पर जोड़ के देखिए तो 5000 और 5000 और यहाँ पर 5100, 5100 में 5, 5105, 5105 आ रहा है। अब क्या कहता है तो सभी अंकित मान और स्थानीय मान को जोड़ दीजिए, तो फिर अंकित मान और स्थानीय मान को जोड़ के कितना आ जाएगा, तो 5125। कितना आया तो 5105 प्लस 20 5125 आया। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ है डी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन। अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना तो 5125। समझ पा रहे होंगे, तो ठीक है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए अब प्रश्न 4 को पढ़िए, क्या दिया हुआ है। फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताज़ा मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपया पर केजी है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपया पर केजी है, किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो यह उसके वजन की 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एक फिशिंग कंपनी है फ्लोरा की, जो हर महीने कितना है तो 9000 किलो मछली पकड़ती है ताज़ी। अगर इसको ताज़ा ताज़ा बेच दिया जाता, तो ताज़ा ताज़ा अगर बेचता तो ताज़ा का विक्रय मूल्य कितना होता, ताज़ा में बेचने के बाद विक्रय मूल्य कितना होता। तो आप देखिए कि 9000 किलो का अगर ताज़ा रूप में बेचे तो 30 रुपये पर केजी से बेचेंगे, तो 9000 को हम क्या करेंगे 30 से गुना कर देंगे, तो 9 तिये में 27, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना रुपया जो है ये ताज़ी मछली बेचने के बाद सभी मछली को ताज़ा ताज़ा बेच दिया जाए तो कितना आ जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 2,70,000 रुपया इसको मिलेगा। अब क्या कहता है यहाँ पर देखिए तो क्या कहा गया कि यदि सूखी मछली बेचता है तो उसको 120 रुपया पर केजी बेचता है। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि अगर मछली को सुखाया जाता है तो वो 1/3 रह जाता है। तो 9000 किलो मछली को अगर आप सुखाएंगे तो कितना रह जाएगा, तो 9000 किलो का अगर आप सूखी मछली के रूप में बदलते हैं तो सूखी मछली कितना केजी हो जाएगा, तो 9000 का 1/3 रह जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो गया, 3 तिये में 9, तो यहाँ से 3000 केजी रह जाएगा। कितना रह जाएगा, तो 3000 केजी सूखने के बाद। ताज़ा मछली को अगर सुखाएंगे तो 3000 केजी रह जाएगा। अब क्या है तो ताज़ी मछली को सूखी मछली को 120 रुपया पर केजी बेचते हैं। अब कुल मछली है सुखाने के बाद कितना, तो 3000 केजी, और बेचेंगे कितना में, तो 120 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पर अब सूखी मछली का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सूखी मछली का विक्रय मूल्य देखिए तो कितना हो जाएगा, सूखी मछली का विक्रय मूल्य तो 3000 केजी जो है इसको हम 120 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेंगे, तो 12 तिये में 36 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या आ गया यहाँ से, तो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 3,60,000 रुपया, और ताज़ा ताज़ा बेचे तो 2,70,000 रुपया। अब कहता है कि क्या तो सूखी मछली बेचती तो ताज़ी मछली से कितने अधिक पैसे मिलते, तो सूखी मछली बेचने में ताज़ी मछली को हम घटा देंगे यहाँ से। तो आप देखिए 36,000 में से 27,000 को कितना, तो 2,70,000 है, और यहाँ पर 3,60,000 है, तो 3,60,000 में से 2,70,000 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर 36 माइनस 27 तो 9, यही ना, 36 माइनस 27 तो 9, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इतना रुपया जो है ये अधिक मिलेगा उसको। अगर सूखा सभी मछली को बेचा जाए तो कितना मिलेगा अधिक, तो 90,000 रुपया उसको अधिक
कमाई होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 90,000 रुपया इसका अधिक मूल्य प्राप्त होगा सूखी मछली बेचने पर। ताज़ी मछली बेचने के बजाय सूखी मछली बेचती तो उसे कितना मिलता, 90,000 रुपया अधिक मिलता। ठीक है, तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए 5 प्रश्न पढ़िए को। एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि कुल विद्यार्थी का कितना, तो 4/7 भाग लड़कियाँ। हम कुल विद्यार्थी मान लेते हैं, कुल अगर x मान लेते हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, लड़कियाँ इसका 4x/7, यही हो जाएगा, 4x/7 हो जाएगा। अब लड़के कितने होंगे, तो लड़के कितने होंगे, तो इसमें से घटा देंगे x - 4x/7। कुल में से लड़कियों की संख्या घटाने के बाद लड़के की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 7 और 7x - 4x बराबर में क्या हो गया, तो 3x 3x/7। ये हो गया लड़कों की संख्या। अब क्या कहा गया कि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 211 अधिक है। लड़की की संख्या जो है 4x/7 जो है ये 3x 3x/7 से कितना अधिक है, तो 211 अधिक है। अब आप यहाँ पर देखिए तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम 7 और यहाँ पर 4x माइनस में 3x बराबर में 211। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4x में से 3x घटने के बाद क्या होगा, तो x निकलेगा और x बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 7 जाके उधर गुना हो जाएगा, तो 211 में 7 गुना हो गया। ये तो हुआ x जो कि क्या है कि कुल है, क्या है कुल। अब लड़का कितना है, तो 3x/7 है। तो यहाँ पर पहले हम कुल निकाल लेते हैं, तो 7 यहाँ पर रहने देते हैं कुल को। तो लड़का को कैसे निकालेंगे, तो 3 गुने x का मान कितना है, 211 गुने 7 और बटे में 7। ठीक, यहाँ से देखिए तो 7 से 7 यहाँ पर विभाजित होने के बाद एक बार में। अब ये क्या हो गया, तो 3 गुने में 211, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 और 3 दूनी में 6, कितना आया, तो 633। यहाँ मतलब इस क्लास में इस स्कूल में जो है 633 लड़का है, जो कहाँ दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमने कुल को माना, फिर लड़की का दिया हुआ था 4x/7 कर दिया, x में से लड़की की संख्या घटाई तो लड़कों की संख्या, फिर दोनों के बीच जो अंतर था 211, तो x का मान निकल गया यहाँ से। जो हम लड़का यहाँ पर 3x/7 निकाले थे उसमें x का मान रख देने के बाद क्या आ गया, तो 633। तो लड़कों की संख्या 633 जो डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए अब प्रश्न 6 को देखिए क्या दिया हुआ है। एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और मोटाई 5 सेमी है की कीमत ₹4 है। परवीन एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी बीमाएँ इस प्रकार है, क्या सब है, तो 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेमी मोटाई। इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी खर्च करनी होगी, इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी खर्च करनी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दीवार का आयतन निकाल लेंगे, फिर एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे और दीवार के आयतन में यदि हम एक ईंट के आयतन से भाग दे दें तो वहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा, तो हमें ईंट कितने लगेंगे इसकी संख्या पता चल जाएगी। और जब संख्या पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से गुना कर देंगे तो खर्च पता चल जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले दीवार का हम देख लेते हैं क्या सब बीमाएँ दिया हुआ है, 1 मीटर, लेकिन ये सब क्या है, तो सेमी में। तो हम क्या करते हैं, सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर को हम 100 सेमी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 सेमी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर तो 5 सेमी दिया ही है, 5 सेंटीमीटर सेमी दिया ही है। ठीक, ये तो हो गया दीवार का आयतन, दीवार के लिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है एक ईंट के आयतन से हम भाग कर देंगे, क्या, तो एक ईंट के आयतन से भाग कर देंगे। तो एक ईंट का आयतन अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो इसकी बीमाएँ देखिए क्या सब दिया हुआ है। तो लंबाई 20 सेमी, तो 20 सेमी हो गया। और क्या दिया हुआ है, तो चौड़ाई 10 सेमी, तो 10 सेमी यहाँ पर लिख देंगे। और फिर क्या दिया हुआ है, तो मोटाई जो है 5 सेमी। ठीक, ये तो खत्म, 5 से 5 यहाँ पर कट गए। यहाँ पर देखते हैं तो 10 से 10 बार में ये 10 दाएँ 100, 20 से 20 5 में 100। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, तो 5 दाएँ 50, ये क्या है 50। तो ये 50 ईंट की संख्या निकला। आपको क्या निकला, तो ईंट की संख्या। उस दीवार को बनाने में ईंट कितने लगेंगे, तो 50 ईंट लगेंगे। ये ईंट की संख्या है 50।
अब बताइए 1 ईंट पर आपको 4 रुपया खर्चा हो रहा है, तो 50 ईंट के लिए कितना खर्चा होगा, तो आप इसको 4 से गुना कर देते, तो 5 चौके में 20, तो कितना, तो 200 रुपया आपको कुल खर्च लगेगा इस प्रकार के दीवार को बनाने के लिए, इस प्रकार की ईंट के लिए। तो कहाँ दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। आप साथ साथ बनाते रहें, प्रैक्टिस होते चलेगा और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बनाते रहेंगे साथ साथ तो प्रैक्टिस अच्छा होते रहेगा। तो आइए आप प्रश्न 7 को पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रम को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म क्या कहलाता है। इसका कहने का अर्थ क्या कह रहा है, कि दो संख्या लीजिए और इसको गुना कीजिए और इसके क्रम को पलट दीजिए, अर्थात 3 गुणे 2 है तो आप 2 गुणे 3 करिए, फिर भी देखिए तो आपका गुणनफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है। क्रम को पलटने के बाद क्या आ रहा है, गुणनफल जो है वो समान आ रहा है। आप जैसे 3 गुणे 4 करते हैं तो आप क्या 3 गुणे 4 भी, या 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर तो गुणनफल क्या होगा, समान ही होगा। तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इस गुणधर्म को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम को आपने विनिमय कर दिया, इधर क्रम को आपने पलट दिया, तो ये गुणधर्म क्या होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। कि दो संख्याओं को उसके मतलब पलट देने के बाद भी दो संख्या का गुणनफल जो प्राप्त हो रहा है, अगर उसके क्रम को पलट भी दे तो फिर भी वो गुणनफल, वही गुणनफल प्राप्त होगा, सेम सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को पढ़िए। अब क्या कहता है, यदि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुराने परिधि से अनुपात कितना होगा। तो वृत्त के व्यास को दोगुना करने पर, तो हम मान लेते हैं पहले वृत्त का व्यास क्या था, पहले जो है वृत्त का व्यास हम मान लेते हैं पहले में क्या था, तो x मान लेते हैं। अब हम अगर इसका त्रिज्या निकालना चाहें तो पहले वाले वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या होता है क्या जी, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, x/2 हो गया इसका त्रिज्या। अब क्या कहता है कि आगे देखिए, तो वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाता है, तो बाद में क्या हो जाएगा, नया वाला जो होगा, नया में क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, नया व्यास क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा नया व्यास। और नया व्यास जब 2x हो गया तो फिर इसका त्रिज्या हम निकालेंगे, तो त्रिज्या क्या निकलेगा, तो 2x और बटे में 2, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होने के बाद क्या आया, तो x, क्या आया, x आया यहाँ पर त्रिज्या। अब क्या कहता है कि दोनों की परिधि का अनुपात, नया का परिधि और पुराने के परिधि के साथ अनुपात। तो परिधि का देखिए, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप पहले यहाँ पर नया परिधि और बटे में पुराना परिधि का अनुपात पूछ रहा है, नया बटे में पुराने परिधि, यही तो अनुपात पूछ रहा है, नए परिधि का पुराने परिधि के साथ अनुपात निकालिए। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि 2πr, ये बाद का है, तो और यहाँ पर क्या है, तो पहले का 2πr, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। तो 2π से तो 2π कट जाएगा, और नया परिधि अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर त्रिज्या क्या आ रहा है, तो x, r के लिए हम क्या रखेंगे, तो x रखेंगे। और पुराने परिधि में r क्या है, पुराने परिधि में r क्या है, त्रिज्या, तो x बटे में 2। तो यहाँ से 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुने x हो जाएगा और नीचे में x बचेगा, तो x से x एक बार में यहाँ पर, तो आया क्या सब, तो 2 बटे में 1, 2/1, यही तो अनुपात हो गया, 2/1 करके जो आया यही तो अनुपात हो गया, 2:1 जो है यही इसका आंसर होगा। नया परिधि का पुराने परिधि के साथ अनुपात निकालिए, तो अनुपात निकाल लिए हैं क्या, तो 2:1, जो कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। समझ पा लिए होंगे इसको। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए अब प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या दिया हुआ है, एक वर्ग का परिमाप 48 सेमी है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 सेमी अधिक है, वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर निकालें। अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या कहा गया कि एक वर्ग का परिमाप जो है 48 है, तो इसमें क्या है कि आयत का परिमाप इसके बराबर है, तो वर्ग के परिमाप के बराबर आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप जो है वह बराबर है वर्ग के परिमाप के। लेकिन आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई और प्लस में क्या, तो चौड़ाई होता है, यही होता है। तो यहाँ पर परिमाप को हम कितना ले सकते हैं, तो 48, और 2 लंबाई क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 सेमी अधिक है। यदि हम लंबाई को x मान लें, चौड़ाई को हम अगर ये x मान लें
तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई से 4 सेमी अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौड़ाई को हमने x माना तो लंबाई जो है 4 सेमी अधिक है, तो x प्लस 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 48 बराबर में 2, इधर देखते हैं तो x प्लस 4 प्लस x, ये 2 से यहाँ पर 24, तो यहाँ आ गया 24 बराबर यहाँ पर 2x प्लस में 4, तो इधर आने के बाद 20 बराबर में 2x, तो x बराबर कितना, तो 10, x बराबर कितना निकला, तो 10। तो यहाँ से क्या हो गया कि चौड़ाई निकल गया कितना, चौड़ाई हो गया 10, तो लंबाई कितना हो गया, आयत का लंबाई तो 10 प्लस 4 तो 14, ये हो गया आयत का लंबाई और चौड़ाई। अब कहता है दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो जब वर्ग का परिमाप 48 है, वर्ग का क्या है परिमाप, वर्ग का परिमाप जो है वो कितना है, तो 48 है, तो वर्ग का भुजा हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, तो वर्ग की भुजा निकालेंगे कैसे, तो वर्ग की भुजा अगर परिमाप दिया रहे तो क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, तो कितना आ गया 12, वर्ग का भुजा हो गया कितना, तो 12 cm हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 12 12 144 हो गया किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई तो 10 गुने में 14, तो 10 14 को गुना करने के बाद कितना, तो 140, यहाँ है 144 वहाँ 140, तो अंतर कितना का आया, अंतर कितना का आया, तो 144 में से 140 को माइनस करने के बाद कितना आया अंतर, तो 4 का अंतर आया। बस यही हमें पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 4, कि वर्ग का क्षेत्रफल तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, तो 4 cm स्क्वायर, 4 cm स्क्वायर है। यहाँ पर यूनिट नहीं दिया हुआ था, बस ऐसा ही था, तो हमने भी ऐसा ही लिखा है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए अब प्रश्न 10 को पढ़िए, क्या दिया हुआ है, एक घनाभाकार बक्सा 14 सेमी लंबा, 11 सेमी चौड़ा और 8 सेमी ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा, यहाँ घनाभाकार था, घनाकार, घनाकार बक्से की भुजा 11 सेमी है। नेहा इन बक्सों में 1 सेमी भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। घनाभाकार बॉक्स में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाभाकार बक्से में पैक किए गए घनों की संख्या से कितना अधिक है। देखिए घनाभाकार और घनाकार दो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, पढ़ने में भी नहीं हो पा रहा। तो चलिए यहाँ पर हम बारीकी से बनाते हैं, तो देखते हैं क्या कहा गया कि एक घनाभाकार बॉक्स जो है वो 14 सेमी, 11 सेमी और 8 सेमी इसका बीमा दिया हुआ है। तो घनाभाकार बॉक्स दिया हुआ और छोटा बॉक्स जो जिसको हमें पैक करना उसका क्या दिया है, इन बक्सों में 1 सेमी भुजा वाली, तो छोटा जो घनाकार बॉक्स है, छोटा जो बॉक्स है उसका 1 सेमी भुजा वाला घन है, तो उसको पैक करना है। तो हम क्या करेंगे कि आयतन निकाल लेंगे। जिस भी बड़े डिब्बे में हमें छोटे डिब्बे को पैक करना रहता है उसको क्या करते हैं, तो बड़े डिब्बे का हम क्या करते हैं, आयतन निकाल के छोटे डिब्बे से हम उसमें उसके आयतन से हम उसमें भाग कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस बड़े डब्बे के अंतर्गत ये छोटा डिब्बा कितना आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये घनाभाकार बक्सा को हम पहले आयतन निकाल लेंगे इसका, तो इसका आयतन होगा, तो घनाभाकार बक्से का आयतन जो होगा वो क्या होगा, तो लंबाई LBH होता है, घनाभ का आयतन LBH, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो गया। अब इसमें कितने घन पैक किए जा सकते हैं इसको अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले जो घन दिया हुआ है जो डब्बा है उसको हम क्या करेंगे, इसके आयतन में उसके आयतन से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि छोटा जो दिया हुआ है उसका बीमा क्या है, तो घन है तो 1 सेमी, तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू 1 का क्यू, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि घनाभाकार बक्से में जो है, यहाँ रहने देते हैं, घनाभाकार बक्से में छोटे घन की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, तो 14 गुने 11 गुने 8 बट्टे में 1 का क्यू क्यों लिखे हैं कि छोटे घन का जो बीमा दिया हुआ है वो क्या है, तो 1 सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का तो कुछ नहीं होने, यहाँ पर 1 ही रह जाएगा क्यू करने के बाद भी, तो हम ऊपर में डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से हम गुना करेंगे 14 8 में 112 और फिर 112 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2 3 और 2 1, तो कितना आ गया गुना करने के बाद 1232, यानी ये घनाभाकार बक्से में छोटे घन जो है वो 1232 इसमें एडजस्ट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब घन का जो बीमा दिया हुआ वो देखिए, तो बड़ा जो घन है उसका क्या, तो बड़ा घनाकार बक्सा जो है उसका 11 सेमी है। तो ठीक इसी तरह हम निकाल लेंगे यहाँ पर घनाकार
घनाकार बक्से में छोटे घन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो बड़ा घन का आयतन क्या है? तो भुजा क्यू, तो 11 का क्यू, और बट्टे में छोटे घन का आयतन तो कितना? तो 1 का क्यू। तो 11 का क्यू 1 3 3 1, और बट्टे में 1 का क्यू 1, तो क्या आया? 1 3 3 1। ये घनाभाकार बक्से में छोटे बक्से जो घन का है उसको पैक करेंगे कितना? तो 1331। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहा गया है कि घनाकार बक्सा में जो है वह कितना अधिक है, घनाभाकार बक्सा से कितना अधिक पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे तो अधिक हमें पता चल जाएगा, तो अधिक के लिए क्या करेंगे? 1 3 3 1 में से 12 32 को हम घटा देंगे, तो 11 में से 2 9, यहाँ क्या बच गया? तो 2 और हो गया 12, 12 में से 3 या 9 और ये 12, तो यहाँ पर तो कैंसिल 0 0 आ जाएगा। तो कितना आया अंतर? तो 99 अंतर आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर 99, जो कि घनाकार बक्से में अधिक है। ठीक है, तो समझ पाए होंगे। तो आइए हम अगले प्रश्न को अब कर लेते हैं। आइए प्रश्न 11 को पढ़िए। क्या है? ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल ₹95 का है। उसके पास ₹2500 है। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवा कर वापस भी आती है तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे? तो हम देख लेते हैं खर्च कितना किया है वो। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि पेट्रोल से वो कितना है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 150 किलोमीटर की दूरी पर है तो वो जा भी रही है। अगर यहाँ पर ईसा का घर है और यहाँ पर उसके अंकल का घर है तो वो जा भी रही है और फिर वापस भी आ रही है। तो 150 किलोमीटर जाएगी भी और 150 किलोमीटर वापस भी आएगी। तो कुल की दूरी कितना ये चली है? तो 300 किलोमीटर चली है कुल दूरी कितना? तो 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर चली है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है। 15 किलोमीटर के लिए उसे 1 लीटर पेट्रोल लगता है। कितना? तो 1 लीटर पेट्रोल लगता है 15 किलोमीटर के लिए। तो 300 किलोमीटर की यात्रा वो कर रही है, तो 300 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल लगेगा आप ही बताएं। तो 300 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 का 20 गुना है 300, 15 का 20 गुना है 300, तो क्या खर्च भी तो 20 गुना होगा, तेल भी 20 गुना लगेगा। तो तेल लगेगा अगर 20 गुना तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 20 तो 20 लीटर तेल। कितना तेल लगेगा? 20 लीटर, क्योंकि 15 किलोमीटर के लिए 1 लीटर लग रहा था और यहाँ पर 300 किलोमीटर की यात्रा करना है यानी 20 गुना यात्रा करना है तो तेल भी 20 गुना खर्च होगा। तो 20 लीटर का यहाँ पर उसको खर्च होगा। अब क्या करता है कि 1 लीटर पेट्रोल जो है 1 लीटर तेल का दाम कितना है? तो 95 रुपया है। हमें कुल कितना? तो 20 लीटर चाहिए। तो 95 से हम गुना कर देंगे 20 लीटर को, तो खर्च निकल जाएगा। कितना निकला खर्च? तो 5 दिए में 10 और 9 दूनी 18 19, तो 1900 रुपया इसका खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया? तो 1900 रुपया इसका खर्च हुआ। और इसके पास था कितना? तो 2500 रुपया था। तो आप ही बताएं अब शेष उसके पास कितना बच गया? तो 2500 में से उसने जितना खर्च किया 1900, इसको माइनस कर दे तो 2500 में से 1900 माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? 600 रुपया। यही उसके पास अब बच जाएगा। कितना? तो 600 रुपया बच जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन।